नमस्कार बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है पाठ अध्याय 6 ऊषा कविता शमशेर बहादुर सिंह। हम पढ़ेंगे इनका पहले जीवन परिचय। छोटी सी कविता है ऊषा। इनका जन्म हुआ था सन 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1993 ईस्वी में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा, मतलब इनकी माँ की मृत्यु हो गई। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी, मतलब 6 साल बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। जीवन में उनके अभाव थे, कमियां थी, लेकिन उन अभावों ने उनको क्या नहीं बनाया, कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उनको क्या बना दिया, और ज़्यादा मजबूत बना दिया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। तो इनका किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त थी? बिंब बनाने के क्षेत्र में। आपकी जो पोएम है ऊषा कविता, इसमें भी बिंब विधान आपको देखने को मिलेगा। बिंब यानी हमारे सामने एक चित्र सा हमारे सामने उपस्थित होता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठक के मन को भाते हैं। सौंदर्य यानी सुंदरता के अनूठे जो चित्र से हमारे सामने, अभी आपने बिंब का मतलब बताया था कि चित्र के साथ जैसे हमारे सामने उपस्थित होते हैं, वह पढ़ने वाले के मन को भी अच्छे लगते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी और तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। किसका संपादन किया? उर्दू और हिंदी कोश का संपादन इन्होंने किया। प्रस्तुत कविता ऊषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। तो ये कविता के बारे में बता रहे हैं आपको, इसमें लगभग आपका अर्थ वगैरह इसमें आ जाएगा। तो सूर्योदय का अनूठा मतलब सूर्य उदय हो रहा है, उससे थोड़ा पहले का भोर का वर्णन है यहाँ पे, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है उस समय का। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। जो सूर्योदय के समय मन को हरने वाले जो बिंब हैं, जैसे प्रकृति में उस समय जो बदलाव आते हैं पल पल में, उनका उन्होंने प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। यहाँ वातावरण कहाँ का है? गांव का वातावरण यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत साक्षी यानी हमें प्रत्यक्ष में वह दिखाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। तो तीनों का यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? संयोग देखने को मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। मूक दृष्टा यानी वह प्रकृति के जो प्रकृति का जो सुबह का वातावरण है उसको चुपचाप नहीं देखता, बल्कि वह क्या करता है? उसका निर्माण करने का प्रयास, सृष्टि करने का प्रयास करता है। राख से लिपा हुआ चौका मतलब जो पुराने समय में मिट्टी के जो आंगन बने हुए होते थे, तो उनमें राख और मिट्टी मिलाकर उनमें लेप किया जाता था, उसको कहा गया यहाँ चौका, आंगन को। बहुत काली सिल जिस पर हम जो सिलबट्टा होता है जिस पर मिर्ची वगैरह हम पीसते हैं, स्लेट या लाल खड़िया चौक, स्लेट जो आप जिस पे लिखा करते थे पहले, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। तो ऊषा की लाली, हमारे घरेलू वातावरण में जो चीज़ें हम प्रयोग में लेते हैं उनका प्रयोग करते हुए कवि ने एक शानदार सुंदर सा क्या किया है, हमें बिंब प्रस्तुत हमारे सामने किया है। पाठ का नाम है ऊषा, आपकी पोएम है ऊषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, बिल्कुल सामान्य सा आपका पाठ है, कोई ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के अर्थ इसमें नहीं है। भोर का नभ, भोर का यानी सुबह का, भोर यानी सुबह, प्रातःकाल,
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। जो कवि कह रहे हैं कि प्रातः काल का जो आकाश है वह किसके समान था? नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था या प्रतीत हो रहा था। किसके समान? नीले शंख के समान, जैसे नीले शंख के जैसे प्रातः काल का आकाश दिखाई दे रहा था। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जो प्रातः काल का जो आकाश है वह ऐसे लगता है मानो क्या कर दिया गया है, चौके को अभी राख से लीप दिया गया है और वह अभी अभी क्या है, गीला है। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जो सुबह का प्रातःकालीन जो आकाश है उसमें ओस की जो बूंदें हैं वह धरती पर इस प्रकार से लग रही हैं मानो क्या कर दिया गया है, चौका है, आंगन को है वह राख से लीप दिया गया है और वह आंगन अभी सूखा नहीं है। तो यहाँ ओस की बूंदों को किसके समान बताया गया है? राख से लिपे हुए चौके के समान बताया गया है। और जैसे ही ये सूर्य उदित होगा तो ये जो ओस की बूंदें हैं वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो उससे संबंधित ये यहाँ बता रहे हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। प्रातःकाल का या भोर का जो सूर्य आकाश है वह ऐसे लगता है मानो काली सिल जरा से कि काले सिलबट्टे पर क्या कर दी गई हो, लाल केसर को पीस दिया गया हो, उस पर घोल दिया गया हो या रगड़ दिया गया हो। जब प्रातःकाल का जो वातावरण है कुछ कालिमा लिए हुए होता है, सुबह भोर का जो सुबह जब सूर्य उदित नहीं होता उससे पहले जो आकाश का जो वातावरण है वह थोड़ा सा काला होता है और जब धीरे धीरे सूर्य उदित होने वाला होता है उस समय वह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वह ऐसे लगता है मानो उस पर काले सिलबट्टे पर लाल केसर को क्या कर दिया गया हो, घोल दिया गया हो या पीस दिया गया हो। उस समय वातावरण ऐसे लगता है मानो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी गई हो, मल दी हो किसी ने। उस समय का वातावरण ऐसे लगता है जैसे काली या कैसी स्लेट, नीली स्लेट पर स्लेटी कलर का जो होता है उस स्लेट पर क्या मल लगा दी गई हो, लाल चौक लगा दी गई हो, लाल खड़िया चौक क्या कर दी गई हो, मल दी गई हो, रगड़ दी गई हो। किसका बिंब बना रहे हैं यहाँ पे? प्रातःकालीन आकाश का। जो प्रातःकाल का आकाश है पहले तो किसके समान दिखाई दिया, जैसे राख से किसी ने क्या कर दिया गया हो, चौके को, आंगन को लीप दिया हो और वह आंगन अभी सूखा नहीं है। फिर दूसरा था कि किसी ने सिलबट्टे पर क्या कर दी गई हो, लाल केसर को पीस दिया हो, या फिर किसी ने स्लेट पर क्या रगड़ दी गई हो और स्लेट पर क्या रगड़ दी है, लाल खड़िया चौक रगड़ दी हो। अर्थात कहने का तात्पर्य वही हुआ जो सुबह सुबह का वातावरण होता है जब सूर्य उदित नहीं होता उस समय प्रकृति में पल पल में परिवर्तन आता है और उसी परिवर्तन को यहाँ कवि ने वर्णित किया है, बिंबों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्रातःकालीन जो नीला आकाश है उसका जब प्रतिबिंब जल में गिरता है तो वह प्रतिबिंब, और जब आकाश उदित हो जाता है उस समय सूर्य उदित हो जाता है उस समय जो उसकी किरणें हैं वह इस प्रकार से लगती हैं मानो गोर झिलमिल देह यानी शरीर, गोरे शरीर वाली स्त्री जैसे हिल रही हो, उसका शरीर है वह उसमें हिल रहा हो। नील जल में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कि नीले जल में किसी गोरी स्त्री का शरीर हिल रहा हो। जब सूर्य उदित हो जाता है उस समय आकाश का जो प्रतिबिंब है वह जल में नीला दिखाई देता है और पानी भी नीला दिखाई देने लगता है। उस समय जो सूर्य की किरणें पानी में गिरती हैं तो किसके समान लगती हैं, जैसे कोई गोरी स्त्री का शरीर वहां पर हिल रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्य उदित होने के बाद जो उषा का पल पल परिवर्तित होने का जो जादू था वह टूट जाता है और सूर्य उदित हो जाता है। सूर्य उदित नीचे से ले लेंगे पहले। सूर्य के उदित हो जाने पर
जो उषा काल का पल पल परिवर्तित होने का जो जादू था वह टूट जाता है। इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति के बिंबों के माध्यम से इस कविता का कवि ने मनोहारी वर्णन किया है और हमारे आसपास के वातावरण को यहाँ उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि ने एक बार फिर से देख लेते हैं हम, वर्णन किया है कि जो प्रातःकाल का भोर का जो आकाश है वह नीला होता है, लेकिन उस समय जब भोर थोड़ा सा अंधेरा होता है और उस अंधेरे में जो आकाश है वह किसके समान दिखाई देता है, जैसे किसी राख